students, and today we are going to discuss the D and F block elements important points जो कि आपको अगर याद रहेंगे कि आप जो है जेई मेंस में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे। एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक में, तो नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को जनरली ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, लेकिन आपको याद रखना कि कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं है डी ब्लॉक में। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, दे आर नॉट दी ट्रांजिशन मेटल्स, इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोला जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स का डेफिनेशन क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल्स का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होता है कि इनके पास होना चाहिए पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एनी ऑफ द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेकंड चीज जो है, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो n-1 d ऑर्बिटल और ये जो ns ऑर्बिटल होता है, इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स या तो 3d या 4s में आसानी किसी में भी जा सकते हैं। इसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफी एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और इनमें से जो आपको दो एक्सेप्शन है वो तो पता ही होंगे, दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हर सीरीज तो याद नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3D सीरीज का हर एलिमेंट आपको याद होना चाहिए विद एटॉमिक नंबर। 3D सीरीज स्टार्ट होता है स्कैंडियम से जिंक, 4D सीरीज होता है फ्रॉम यट्रियम टू कैडमियम, 5D सीरीज होता है फ्रॉम लैंथेनम टू मरकरी। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में इनका आप याद रखिएगा कि इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, इनका मेलेबिलिटी अच्छा होता है, इनका डक्टिलिटी अच्छा होता है, और अगर हम बात करें तो इनका जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो भी काफी अच्छा होता है। इनका मेटालिक लक्ष्चर भी जो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। यहां पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो चार मेटल है जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज, इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो रूम टेम्परेचर पे एक ही होता है। बाकी जितने भी मेटल है वो एक से ज्यादा क्रिस्टल लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख सकती है। जैसे स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम का दो स्ट्रक्चर आपको रूम टेम्परेचर में मिलता है, बीसीसी एंड एचसीपी, लेकिन इन चारों का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर आपको रूम टेम्परेचर में मिलता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर बाकी सब जो एलिमेंट्स है बेटा, बाकी सब एलिमेंट्स जो हैं वो हार्ड है और लेस वोलाटाइल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज इनके पास n-1 d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और जैसे जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वैसे वैसे मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जैसे जैसे मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन यहां से आएगा कि हर सीरीज का मैक्सिमा, यानी हर सीरीज का कौन सा एलिमेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। तो याद रखिएगा कि 3D सीरीज में वो क्रोमियम है, 4D सीरीज में बेटा वो मोलिब्डेनम है, और 5D सीरीज में जो है वो टंगस्टन है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डी ऑर्बिटल ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होता है, और एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होने से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो ज्यादा होता है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में आपको क्या क्या याद रखना है। इनका जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। इसकी वजह से हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वजह से ये अपने मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में इनर्ट रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते, इसलिए कैटलिस्ट के रूप में इनको यूज किया जाता है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछ दिया जाएगा कि 5D, 4D, 3D में क्या है ट्रेंड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का, तो याद रखना 3D से 4D से 5D में जब जाओगे तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होगा आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। क्यों बढ़ने वाला है? बिकॉज जैसे जैसे नीचे जाओगे आप तो मेटल की जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, और इसलिए ट्रांजिशन जो हेवियर ट्रांजिशन मेटल है वो ज्यादा स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग शो करते हैं, इसकी वजह से उनका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 4D, 5D सीरीज का जो साइज होता है दैट साइज इज वेरी सिमिलर, एटॉमिक रेडियस इज वेरी सिमिलर। इसका रीजन आप लोग जानते हैं, द रीजन इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ D एंड
f ऑर्बिटल्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि जिरकॉनियम जो कि 4d सीरीज का एक एलिमेंट है और हॉस्मियम जो कि 5d सीरीज का एक एलिमेंट है, इसका जो साइज है दैट इज 160 पिकोमीटर और इसका जो साइज है दैट इज 159 पिकोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। सेम साइज होने की वजह से इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो बहुत हद तक सेम होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है डेंसिटी का ट्रेंड, जो कि एग्जाम में मेंस में डायरेक्टली पूछ सकता है। याद रखना है कि 3D सीरीज का जो डेंसिटी का ट्रेंड है वो स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज छोटा होता गया है और मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया है, तो डेंसिटी जो है जाहिर सी बात है स्कैंडियम से लेकर आपका कॉपर तक बढ़ता है, ठीक है। जिंक का फिर जाके जिंक पे घट जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में, हाईएस्ट जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन आपका बन सकता है, वो वैनेडियम का है, हाईएस्ट वैनेडियम का है। और अगर हम लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट जो है वो जिंक का है। तो जिंक का लोवेस्ट क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से वो मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होता है वो सबसे लोवेस्ट होता है। हाईएस्ट याद रखिएगा वैनेडियम, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो सकता है मेंस में। इसके बाद ये M और M2+ यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड दिया गया। इससे आप एक चीज डिड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारा तो नहीं, कि टाइटेनियम जो है 3D सीरीज में जो है टाइटेनियम जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। टाइटेनियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी एक क्वेश्चन आपका 3D सीरीज से पूछ सकता है। इसके बाद हम बात करें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको याद होने चाहिए, जैसे स्कैंडियम का +3 है, टाइटेनियम का 2, 3, 4 है और सबका मैंने स्टेबल भी सर्कल कर दिया है कि वैनेडियम का 2, 3, 4, 5 जो भी सर्कल वाला है, ठीक है। ये टेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, ये टेबल एनसीईआरटी से ही मैंने ली है और यहाँ पे जो सर्कल वाला है वो उनका मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर निकल की बात करते हैं तो 2-3 को मैंने सर्कल किया है, तो 2-3 उसका मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इतना ज्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास डी ब्लॉक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक खास बात यहाँ पे यह है कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये यूनिटी से डिफर करता है, ठीक है। ये बहुत ही खास बात है जो कि ये साबित करता है कि इनका डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। बाकी एलिमेंट बाकी ग्रुप के आप देख लीजिए, वहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगा वो उनका जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा, 2 या 2 से ज्यादा होगा। इसके बाद आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप में आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में पढ़ा होगा। डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ता है, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक में क्या है कि जब 3D से 4D जाएंगे, 4D से 5D जाएंगे आप, तो हायर स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा एनसीईआरटी देता है क्रोमियम का। क्रोमियम बोलता है कि क्रोमियम का +6, क्रोमियम 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है। टंगस्टन जो है वो 5D सीरीज है, मॉलिब्डेनम जो है वो 4D सीरीज है। तो बोला है कि टंगस्टन का +6 और मॉलिब्डेनम का +6 का स्टेबिलिटी वो क्रोमियम के +6 के स्टेबिलिटी से ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 में होता है, ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल नहीं है, तो ये नीचे जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन उसी तरफ अगर हम बात करें MO3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड एंड टंगस्टन ऑक्साइड, तो ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका +6 स्टेबल है। इसके बाद अगर बात करें कि आपको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलता है, मेटल्स में देखने को मिलता है, वो तब मिलेगा जब आपका जो लिगेंड होगा वो सिनर्जी इफेक्ट शो कर रहा होगा। कोऑर्डिनेशन में जब मैं रिवीजन कर रहा हूं सिनर्जी इफेक्ट आपको बताऊंगा। तो सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है? तो सिनर्जी इफेक्ट वो लिगेंड शो करते हैं जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं, उनको हम लोग सिनर्जिक लिगेंड्स बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट शो करने वाला लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आप निकल कार्बोनिल, आयरन कार्बोनिल लेंगे तो वहां पे इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा निकल कार्बोनिल और आयरन कार्बोनिल में वो 0 होता है, लोवेस्ट होता है। तो कहा गया है कि लिगेंड अगर आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो गया तो इन दैट केस जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल्स का वो लोवेस्ट आपको देखने को मिलेगा। So this is the part 2 of the D block revision for JEE Mains, और यहाँ पे हम लोग जो पहली चीज देखेंगे दैट इज कि D block एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जब वो शो करते हैं तो वो सरफेस पे अपने रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर सरफेस एरिया प्रोवाइड करके कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को घटा देते हैं।
क्या क्या याद रखना है आपको, कुछ कुछ कैटलिस्ट के नाम जो है वो आपको याद रखना है। जैसे निकल का यूज हम लोग करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस में, हम लोग V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जो कि H2SO4 को बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर हम फाइनली डिवाइडेड आयरन का यूज करते हैं इन हेबर्स प्रोसेस, जिसमें कि अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे मेटल क्रिस्टल्स के अंदर जो वॉइड्स होते हैं, जो इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं, उसमें जो है छोटे एलिमेंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, उनके बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, हार्डनेस हाई होता है, ये अपने केमिकल इनर्टनेस को रिटेन करते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी रिटेन करते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें अलॉय फॉर्मेशन में, तो आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। और अलॉय में आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रास जो है वो जिंक कॉपर का अलॉय है, इसको याद रख सकते हैं। ब्रॉन्ज जो है इट इज अ कॉपर टिन अलॉय। इस बार अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो है ट्रांजिशन मेटल्स, ये पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, डाईमैग्नेटिक हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब आपको पता है कि इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डाईमैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं कंटेन करते हैं। इसके अलावा ये तीन जो बातें हैं वो आपको याद रखना है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। डाईमैग्नेटिक दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और फेरोमैग्नेटिक जो होता है दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर दो, और इसको जो है n इंटू n प्लस 2 स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का क्या होता है 3d1 4s2, और अगर स्कैंडियम 3+ देखेंगे तो 3d 0 हो गया, तो यानी कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0। टाइटेनियम 3d2 4s2 होता है वैलेंस शेल, टाइटेनियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल दो तो 3d2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि √8 bm इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं टाइटेनियम 3+, उसी तरह से निकाले, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन √2 bm इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कि ट्रांजिशन मेटल आयंस जो होते हैं दे आर कलर्ड आयंस, ठीक है। वो कलर क्यों शो करते हैं बेटा, तो ये वर्ड आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में दिख जाएगा, डी ट्रांजिशन की वजह से। डी ट्रांजिशन 4 बार बोल लेना। डी ट्रांजिशन कब होगा, जब डी शेल में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या डी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे स्कैंडियम 3+, जिंक 2+ और टाइटेनियम 4+। ये तो डायरेक्टली याद रखना कि स्कैंडियम 3+, जिंक 2+, टाइटेनियम 4+, इनके पास कोई भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनके पास कोई डी ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए ये कलरलेस आयंस होते हैं, इनका सोल्यूशन कलरलेस होता है। इसके बाद जो कलर ऑब्जर्व होता है हम लोग, वो कौन सा कलर होता है, तो जो लाइट ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जो लाइट ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं वही कलर ये शो करते हैं। तो कलर ऑब्जर्व इज इक्वल टू लाइट एब्जॉर्ब। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कलर्स आपको याद रखते हैं, जैसे कि वेनेडियम 234, वेनेडियम 234, वेनेडियम 2+ में, वेनेडियम 3-4 में, तो वायलेट, ग्रीन, ब्लू, VGB, वेनेडियम 234 VGB याद रखिएगा। क्रोमियम 2+ ब्लू, क्रोमियम 3+ वायलेट, ये सब याद होना चाहिए आपको। निकल 2+ ग्रीन होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें आयरन 2+ ग्रीन होता है, Fe3+ येलो होता है, कोबाल्ट 3+ ब्लू होता है, कोबाल्ट 2+ पिंक होता है, मैग्नीशियम 2+ पिंक होता है, टाइटेनियम 3+ पिंक होता है, कॉपर 2+ पिंक होता है। ये कलर अगर आपको याद रह गया तो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। हाँ, तो आपको कलर में एक चीज और याद रखना है कि दो कंपाउंड K2Cr2O7 एंड KMnO4, ठीक है, इनका कलर होता है K2Cr2O7 का ऑरेंज, KMnO4 का कलर जो होता है वो होता है पर्पल। दोनों का नाम आपको मालूम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें खास बात यह है कि दोनों क्रोमियम और मैंगनीज +6 स्टेट और +7 स्टेट, +6 स्टेट एंड +7 स्टेट, दोनों के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसा लगता है कि इनके बीच में कोई डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, जो कि सही बात है, डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कलर शो करता है। तो उसका रीजन जो है, ये बहुत हाई पोटेंशियल क्वेश्चन है, उसका रीजन जो है वो है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, यानी लिगेंड से मेटल को कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, टेम्पररी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये मेटल आयन जिनके पास कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो है ये आपका कलर शो करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। एक और पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कि डाईमैग्नेटिज्म जो आपने देखा, डाईमैग्नेटिज्म जो है ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डाईमैग्नेटिज्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है,
इसके अलावा अगर हम पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो पैरामैग्नेटिज्म इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पैरामैग्नेटिज्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायमैग्नेटिज्म इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे K2Cr2O7 का जो प्रिपरेशन है वो। तो K2Cr2O7 का अगर प्रिपरेशन देखते हैं तो हम लोग इसको बनाते हैं फ्रॉम द क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर को सबसे पहले आपको फ्यूज करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उससे फिर ऑक्सीजन आपको पास कराना है। सबसे पहले आपको मिल जाएगा सोडियम क्रोमेट। ओके, सोडियम क्रोमेट को क्या करते हैं हम लोग, फिर H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं। यहां पे H2SO4 से ट्रीट कराने के बाद आपको सोडियम क्रोमेट मिलेगा और सोडियम क्रोमेट को क्या करते हैं हम लोग फिर KCl के साथ ट्रीट करते हैं जिससे कि आपको पोटेशियम क्रोमेट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज क्रोमाइट ओर से बनाते हैं। क्रोमाइट ओर याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। क्रोमाइट ओर को कैसे ट्रीट करते हैं, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रेसिड्यू भी मिल जाता है, ये निकल के इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको ट्रीट करा देते हैं बेटा H2SO4 के साथ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहां से क्रोमेट पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट बना लेते हैं और उसके बाद उसको KCl से अगर ट्रीट करेंगे तो NaCl चूंकि कम सॉल्युबल होता है वो प्रेसिपिटेट होकर हमको मिल जाएगा, तो हमको यहां से मिल जाएगा K2Cr2O7। प्रॉपर्टी आपको याद है कि इट इज ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल, रेड ऑरेंज क्रिस्टल होता है। LMCT याद रखना, ये LMCT की वजह से, नॉट DD ट्रांजिशन, LMCT की वजह से कलर शो करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना है, जैसे कि ये मॉडरेटली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में एंड रेडली सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि जब इसको हीट करेंगे बेटा K2Cr2O7 को तो K2CrO4 बनता है। ठीक है, साथ में Cr2O3 एंड O2। ये पूरा रिएक्शन जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। क्या मिलेगा, K2Cr2O7 को हीट करने पे K2CrO4 मिलेगा प्लस Cr2O3 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। उसके बाद हम एक्शन ऑफ अल्कलीज की बात करें कि अगर इसको ऊपर अल्कली दिया जाए तो अल्कली देने पे क्या होता है, डाइक्रोमेट जो होता है क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, अल्कली से डाइक्रोमेट से क्रोमेट। और जब इसको वापस एसिड से ट्रीट कर देंगे हम लोग किसको, क्रोमेट को, तो क्रोमेट को एसिड से ट्रीट करेंगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो मैंने एक कैलो बनाया है कि Cr2O7 2- ये बेस अगर दिखाओगे तो क्रोमेट और अगर तुम इसको एसिड दिखाओगे तो वापस डाइक्रोमेट। pH 4 याद रखना, pH 4 पे दोनों साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बराबर मात्रा में। इसके बाद एक बेटा टेस्ट याद रखना, जो कि टेस्ट आप लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते होंगे, दैट इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। वहां पे भी पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज होता है और अगर आपके पास एक सॉल्युबल सॉल्ट है क्लोराइड का तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि रेड वेपर्स, जब हम इसको ट्रीट करते हैं NaCl के साथ, ठीक है, इन दी एसिडिक मीडियम, तो रेड वेपर्स ये निकलते हैं। वो रेड वेपर किसका होता है बेटा, वो याद रखना CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड का होता है। ठीक है, Cl जो है वो आपका CrO2Cl2 में चला जाता है। ओके, उसके बाद ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है H2O2 के साथ। बेटा H2O2 के साथ याद रखना कि बटरफ्लाई बनता है। H2O2 के साथ K2Cr2O7 बटरफ्लाई बनाता है। हाँ बेटा, बटरफ्लाई क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपका जब H2O2 रिएक्ट करता है K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में, तो CrO5 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बनता है, जिसका कि स्ट्रक्चर जो होता है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखना कि इसमें 2 पेरोक्सी लिंकेज है, तो पूछ सकता है प्रोडक्ट में जो आपको कंपाउंड मिल रहा है उसमें कितने पेरोक्सी लिंकेज है, तो 2 पेरोक्सी लिंकेज है। CrO5 में 2 पेरोक्सी लिंकेज है। कब मिलेगा, H2O2 के साथ रिएक्शन में मिलेगा। साथ में आपको ये याद रखना है कि जो आपका ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O2 के साथ ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन ब्लू कलर का सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि CrO5 का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में जो है Cr3+ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो H2SO4 वही है, Cr3+ में एसिडिक मीडियम में वो Cr3+ में कन्वर्ट होता है। कैसे, तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। K2Cr2O7 एक बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका कि हम लोग रिएक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बाद जो है Cr2O7 2- का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि I- को I2 में कन्वर्ट करता है, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करता है, H2S को सल्फर में कन्वर्ट करता है, थायोसल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट करता है, Cl- को Cl2 में कन्वर्ट करता है, स्टेनाइड को अगर हम बात करें Sn2+ को ये Sn4+ में कन्वर्ट करता है। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे 1 CrOC बॉन्ड यानी कि ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, 1 ब्रिज बॉन्ड, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ये जो बॉन्ड लेंथ आपको दिख रहा है ब्रिज बॉन्ड का, ये 180 pm है और जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, इसका 160 pm है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, CrO बॉन्ड नॉर्मल जो बॉन्ड है वो जो है वो छोटा है,
किससे छोटा है? तो CrO बॉन्ड से छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिज बॉन्ड है। ओके, और यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो नहीं आ रहा है ब्रिज बॉन्ड पे, इसलिए ये बॉन्ड जो है लंबा है, ये बॉन्ड जो है वो छोटा है। अगर इसकी बात हम बात करते हैं तो ये चीज याद रखिएगा कि K2Cr2O7 ये पूछ सकता है एग्जाम में आपको, ये वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में यूज किया जाता है टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अदर सोल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन हमको मालूम नहीं होता है। इसके अलावा कुछ यूजेस जो है आप इसको याद कर सकते हैं कि ऑब्वियसली ये वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ Fe2 प्लस I माइनस SO3 माइनस यानी सल्फाइड आयन में यूज कर सकते हैं, हम इसको यूज करते हैं। फोटोग्राफी में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फॉर हार्डनिंग ऑफ गिलेटिन फिल्म। इसके बाद हम लोग लेदर इंडस्ट्री में क्रोम टैनिंग में इसका यूज करते हैं। फिर इसको हम लोग कैलिको पेंटिंग और डाइंग में यूज करते हैं। और फाइनली इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग। द क्रोमिक एसिड मिक्सचर इज यूज, क्रोमिक एसिड मिक्सचर इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड K2Cr2O7 जिसका यूज हम लोग करते हैं ग्लास वेसल्स को साफ करने में, ठीक है। तो यहां तक हम लोग K2Cr2O7 हमारा कंप्लीट हुआ। स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखिएगा, क्रोमेट का भी स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट CrO4 2 माइनस, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट, ये भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेगा आपका, ठीक है। एंड ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वल, ऑल द CrO bonds are equal, are of equal lengths। ये भी एक चीज आप यहां पे नोट करके रखिएगा, ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड कंपाउंड इन डी ब्लॉक इज KMnO4। अगेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। याद रखना है पहले तो उसका प्रिपरेशन याद रखना है। प्रिपरेशन इसको करते हैं पाइरोलुसाइड ओर। व्हाट इज पाइरोलुसाइड ओर? MnO2 को पाइरोलुसाइड ओर बोलते हैं। MnO2 को अगर हम लोग फ्यूज करें KOH के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सबसे पहले K2MnO4 में कन्वर्ट होता है। आप इसको K2CO3 के साथ भी फ्यूज कर सकते हैं, वहां पे भी आपको K2MnO4 मिलेगा। K2MnO4 को अगर आप ऑक्सीडाइज करा दे, K2MnO4 को अगर आप ऑक्सीडाइज करा दे तो वो KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रीन कलर से पर्पल पिंक कलर का सोल्यूशन आपको मिलेगा। कैसे ऑक्सीडाइज करा सकते हैं? Cl2 यूज कर सकते हैं आप, ओजोन यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन पर्पस। K2MnO4 यानी मैंगनेट को आप परमैंगनेट में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4? तो प्रॉपर्टीज जो है दे आर वही कि K2Cr2O7 से मिलती जुलती, कि मॉडरेटली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट रेडली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। अगर मैं बात करूं इसके हीटिंग इफेक्ट को याद रखना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको हीट करोगे आप तो हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 MnO2 एंड O2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा, डायरेक्ट मुंह जवानी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करें कि KMnO4 जो है ये आपके बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है, इसमें K2MnO4 में, याद होगा Cr2O7 कन्वर्ट होता था क्रोमेट में, CrO4 2 माइनस में। फिर अगर हम बात करें कि कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 के साथ, कोल्ड H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करते हैं हम लोग, तो ये Mn2O7 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और अगर हॉट H2SO4 के साथ कन्वर्ट करेंगे तो Mn2O7 MnO2 में डिकम्पोज हो जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोल्ड के साथ Mn2O7 मिलेगा और हॉट के साथ Mn2O7 डिसोशिएट हो जाएगा MnO2 प्लस O2 में। फिर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में याद रखना है कि KMnO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किससे अच्छा है? K2Cr2O7 से भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर हम बात करें तो इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक, बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या बनाएगा? +2 कन्वर्ट हो जाएगा, +7 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +7 से कन्वर्ट हो जाएगा +2 में, MnSO4 बनाता है। +7 से बेसिक मीडियम में +7 से +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मैंगनेट बना लेगा। न्यूट्रल मीडियम में भी इसको यूज कर सकते हैं, +7 से +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। सब केस में एन फैक्टर याद रखना है, 5 1 याद रखना है, रिएक्शन याद रखना है, एन फैक्टर अपने आप लिख दोगे। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द एसिडिक मीडियम, तो बहुत सारी चीजों को कन्वर्ट करता है। Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करता है, ऑक्सलेट को CO2 में कन्वर्ट करता है, I- को I2 में कन्वर्ट करता है, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करता है। और ऐसे ही यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो कि और भी रिएक्शंस तुम यहाँ पे लिख सकते हो, और वो रिएक्शंस जो हैं ये लिख लियो तो मैं मिटा रहा हूं इसको। इसके अलावा जो है एसिडिक मीडियम में तुम ये भी लिख सकते हो कि MnO4 माइनस इन द एसिडिक मीडियम ये कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये कन्वर्ट करेगा एसिडिक मीडियम में किसको? ये NO2 माइनस को कन्वर्ट कर देगा, नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देगा एसिडिक मीडियम में नाइट्रेट में। इसी तरह से बेटा H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिडिक मीडियम में, किसमें? सल्फर में। इसके अलावा अगर तुम जो याद रखना चाहोगे तो एक और याद रख लो कि ये SO2 गैस को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? सल्फेट में। ओके, तो दीज आर सम ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द MnO4 माइनस विथ डिफरेंट रिएजेंट। नोट इट डाउन।
तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाकी जो रिएक्शंस हैं KMnO4 के। KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है, Mn+2 को Mn+4 में ऑक्सीडाइज करता है, थायोसल्फेट को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। फिर अगर अल्कलाइन मीडियम की बात करेंगे तो अल्कलाइन मीडियम में ये I- को यानी आयोडाइड को I2 में करता है ऑक्सीडाइज। अल्कलाइन KMnO4 याद रखिएगा, अल्कलाइन KMnO4 जिसमें कि KMnO4 1% लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। बेटा बेयर्स रिएजेंट एक बच्चे ने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा था क्या यूज है, इसका यूज किया जाता है बेटा टू टेस्ट द अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये अगर बेयर्स रिएजेंट के साथ हम अल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमको इथिलीन ग्लाइकॉल मिल जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन अल्कीन का हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जब हम इसके यूजेस की बात करते हैं बेटा तो काफी ज्यादा इसका यूज है KMnO4 का। इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, जर्मिसाइड्स की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डाइल्यूट KMnO4 है तो उसको घाव धोने में, वाउंड को धोने में भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ब्लीचिंग रिएजेंट है, सिल्क का ब्लीचिंग हो चाहे वुल का ब्लीचिंग हो, इन सब का ब्लीचिंग के लिए हम लोग KMnO4 का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ड्राई सेल्स में इसका यूज होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑयल्स का डीकलराइजेशन में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। एक ये पॉइंट याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इट इज नॉट यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह इसको नहीं यूज करते हैं। K2Cr2 उस समय वो करते थे, इसको नहीं करते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि KMnO4 कभी भी आपको प्योर स्टेट में आसानी से नहीं मिल सकता है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इन द प्योर स्टेट। इसलिए इसको हम लोग बेटा प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए, जैसे फेरस का हमको आयन का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना है या हमको बेटा C2O4 यानी ऑक्सलेट आयन का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों MnO4 यानी कि मैंगनेट एज वेल एज परमैंगनेट, दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। ये ग्रीन कलर होता है मैंगनेट का, ये पर्पल पिंक कलर होता है ये परमैंगनेट का। ये जो आपका मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट पैरामैग्नेटिक होता है, और जो परमैग्नेट होता है वो बेटा डाईमैग्नेटिक होता है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की, तो ये मैग्नेट में बड़ा होता है, परमैग्नेट में छोटा होता है। बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो 1 + π/σ से निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर यहां 1.5 होता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन बॉन्ड का, और यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.75 होता है। तो ये सारी पॉइंट्स जो है आपको KMnO4 के बारे में याद रखनी है, और कोई भी पॉइंट छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन अगर ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे बेटा, आपका 100% DNF ब्लॉक का हर क्वेश्चन बनेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना के देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज याद रखें जो कि आपके जेईई मेंस में डायरेक्टली पूछ सकता है। जैसे कि जर्मन सिल्वर हो गया, जर्मन सिल्वर लेकिन में सिल्वर नहीं है। कॉपर जिंक निकल रेशियो 2:1:1। गन मेटल कॉपर जिंक टिन, ओके। बेल मेटल कॉपर एंड टिन इन 80:20 रेशियो, 80% कॉपर 20% आपको टिन लेना पड़ेगा। निक्रोम जो है, निक्रोम में निकल और क्रोमियम तो होगा ही साथ में, Me है तो आयरन लगा देना। एल निको में एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। टाइप मेटल में लेड टिन एंटीमनी। सोल्डर तो याद ही होगा बचपन से, लेड और टिन। राउट आयरन स्टील कास्ट आयरन पिग आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राउट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आप बोल सकते हैं आयरन 0.1 to 0.25% कार्बन। स्टील 0.25 to 2% कार्बन। 2% से कार्बन ज्यादा है तो कास्ट आयरन में रखना है, पिग आयरन में रखना है। कास्ट आयरन में 2.6 to 4.3% कार्बन रहता है, पिग आयरन में 2.3 to 4.6% कार्बन रहता है। ठीक है, और एक चीज आप याद रख सकते हैं कि अलॉयज क्या है, तो बेटा अलॉयज आर द होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ मेटल, जिसमें मेटल का जो कॉम्पोजिशन रहता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, और जिनका मेटल्स का रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है वही एक दूसरे के साथ अलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी कुछ रिएजेंट जो है आपको ध्यान रखते हैं। जैसे बेयर्स रिएजेंट आपने देख लिया, 1% अल्कलाइन KMnO4 यूज्ड फॉर टेस्टिंग द अनसैचुरेशन। लुकास रिएजेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानने के लिए यूज किया जाता है। एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl। फेल्टॉन्स रिएजेंट FeSO4 + H2O2। फिलोसफर बोल ZnO को बोलते हैं। फिर ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट को, 0.5H2O को। ग्रीन विट्रियोल FeSO4 0.7H2O को। व्हाइट विट्रियोल ZnSO4 0.7H2O को बोलते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें तो Ni2B को ब्राउन्स रिएजेंट बोला जाता है। इसका जो फंक्शन होता है इट इज सिमिलर टू लिटलर्स कैटलिस्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिटलर्स कैटलिस्ट? तो लिटलर्स कैटलिस्ट अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करता है। Ni2B भी वही करेगा। HMnO4 को परमैंगनीक एसिड बोलते हैं। Hg2Cl2 को कैलोमेल बोलते हैं। याद रखना है आपको FeCl3 जो होता है इट एग्जिस्ट इन द डाइमरिक फॉर्म, और डाइमरिक फॉर्म में इस तरह का इसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है आपसे कि कौन सा FeCl3 का डाइमरिक फॉर्म का स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। FeCl3 का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है 100% इट विल बी एसिडिक। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe3+ आयन। तो वहां पे FeOH होल थ्राइस और HCl बनता है। FeOH होल थ्राइस वीक बेस है, HCl स्ट्रांग एसिड है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 एसिडिक हो जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉपर प्लस का Cu+ एक्वस स्टेट में डिस्प्रपोर्शनेट करता है, यानी कि कॉपर प्लस कॉपर 2+ और कॉपर में कन्वर्ट होता है, यानी एक फॉर्म ऑक्सीडाइज होता है, एक फॉर्म रिड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर 2+ जो है वो एक्वस फॉर्म में कॉपर प्लस से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कॉपर 2+ को ज्यादा स्टेबिलिटी एक्वस मीडियम में मिल रहा है ड्यू टू मोर हाइड्रेशन बिकॉज ऑफ इट्स मोर चार्ज डेंसिटी। फिर आपका एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि ब्राउन रिंग टेस्ट। अगेन ये सारी जो टॉपिक्स है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में मिलेगी आपको। ब्राउन रिंग टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर टेस्टिंग नाइट्रेट आयन NO3- आयन। तो नाइट्रेट आयन को जब आप टेस्ट करते हैं तो एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा FeH2O5NO2+। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन पूछ सकता है, लिखने में लगता है लोगों को +2 होगा, बट आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 होता है। तो अब आप लोगों ने जो मैंने बताया वो नोट कर लिया होगा, तो एक एक पॉइंट नोट करके रखना है। अब ऑक्साइड्स की बात करते हैं। देखो ऑक्साइड्स में क्या है डी ब्लॉक का, कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो रहेगा वो बेसिक होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो रहेगा वो एसिडिक होगा या फिर एम्फोटेरिक होगा। बेसिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स में आप लोग इतना सारा ऑक्साइड्स देख सकते हैं, जैसे स्कैंडियम Sa2O3 है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, Ti2O3 है, Vo है, V2O3 है, MnO है, FeO है, Fe2O3 है, Fe3O4 है, कोबाल्ट का ऑक्साइड है, निकल का ऑक्साइड है, Cu2O है, V2O4 है, CrO है। ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स है। अगर एसिडिक की बात करेंगे तो एसिडिक में आ जाएगा Mn2O7, CrO3, V2O5 मेनली एसिडिक होता है, बट इसको एम्फोटेरिक की कैटेगरी में एनसीईआरटी रखता है, तो आप भी इसको एम्फोटेरिक की कैटेगरी में ही रखिएगा। एम्फोटेरिक में TiO2 है, VO3 है, Cr2O3 है, CrO2 है, Mn2O3 है, MnO2 है, Mn3O4 है, CuO है और V2O5 है। ये एम्फोटेरिक में आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूं ऑक्साइड्स की, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, फिर V2O5 का आप याद रखिएगा कि V2O5 जो है ये OH- के साथ यानी बेसिक मीडियम में बनाता है VO4 3- आयन। सब मेंस क्वेश्चन है। V2O5 एसिडिक मीडियम बनाता है VO4+ आयन। V2O4 जो है वो एसिडिक मीडियम में बनाता है VO2+ आयन। ठीक है, एकदम मेंस क्वेश्चन है। CrO3 जो है डिसॉल्व करता है वाटर में टू गिव H2CrO4 एंड H2Cr2O7। उसी तरह से Mn2O7 जो है वो वाटर में डिसॉल्व करके देता है HMnO4 दैट इज परमैंगनिक एसिड। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है रादर देन प्योरली आयनिक। ओके, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि मिक्स्ड ऑक्साइड्स है बहुत सारे। ठीक है, तो Fe3O4 जो है वो मिक्स्ड ऑक्साइड्स है। मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब इनपे दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, FeO.Fe2O3। Mn3O4 भी मिक्स्ड ऑक्साइड्स है। मेंस क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड ऑक्साइड्स? तो Fe2O3, Fe3O4, Mn3O4 एंड CO3O4। ये सारा याद रखना, कंपोजिशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीजन की एबिलिटी है टू स्टेबलाइज द ऑक्सीडेशन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम मैंगनीज MnF4 बना पाता है, यानी कि +4 में एग्जिस्ट कर सकता है मैक्सिमम। लेकिन ऑक्सीजन के साथ +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि साबित करता है मेन सा क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का एबिलिटी डी ब्लॉक के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने में किससे ज्यादा है? तो फ्लोरीन से ज्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड्स किसकी हम बात कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किन तीन चीजों पर डिपेंड करता है? मेंस क्वेश्चन। पहला है हाइड्रेशन एंथैल्पी, दूसरा है सब्लिमेशन एंथैल्पी और तीसरा है एनाइलेशन एंथैल्पी। ठीक है, मैंने लिख दिया है। अब अगर हम बात करें कि इनका क्या ट्रेंड है, इनका M2+ से M में जाने का, यानी Zn2+ से जिंक में जाने का, यानी कि टाइटेनियम 2+ से टाइटेनियम में जाने का, यानी Fe2+ से Fe में जाने का, यानी कि तुम्हारा कॉपर 2+ से कॉपर में जाने का ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड जो भी है वो रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है? क्योंकि आपका जो I1 प्लस I2 का वैल्यू है प्लस जो सब्लिमेशन एंथैल्पी का वैल्यू है वो 3D सीरीज में रेगुलर नहीं है। जब यही रेगुलर नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है वो रेगुलर हो? वो रेगुलर नहीं है। मेंस क्वेश्चन।
इन जो सीरीज है, इस सीरीज में 3D सीरीज में जो M2 प्लस M की वैल्यू है, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, वो सिर्फ याद रखना कॉपर के लिए पॉजिटिव है। 0.34 वोल्ट भी याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको याद हो गया होगा। कॉपर जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल के चलते वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, H2SO4 यानी ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करता है। डाइल्यूट HNO3 के साथ याद रखना NO का गैस लिबरेट होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ तो कोई भी NO2 गैस लिबरेट करेगा। जो दूसरे एलिमेंट है जिनका की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, वो हर एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और H2 गैस लिबरेट करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो मैंगनीज 2+ से मैंगनीज यानी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मैंगनीज का है, निकल का है और जिंक का है, वो ज्यादा ही नेगेटिव है। ये क्यों है? क्यों वो जाइडेंट 2+ में लाना चाहता है, क्यों वो Mn2+ में लाना चाहता है, क्यों वो Ni2+ में लाना चाहता है? तो ड्यू टू द हायर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड दैट इज d5 एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल दैट इज d10 ऑर्बिटल, और एवरीथिंग इज रिटन। इसके बाद एक चीज याद रखना कि जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो है टाइटेनियम, जिसका की वैल्यू हाईली नेगेटिव है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाईली नेगेटिव होगा, वो होगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो टाइटेनियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन 3D सीरीज, और कॉपर जो है वो वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इन द ट्रांजिशन मेटल 3D सीरीज। So the last part is the trends in the reduction potential value when the metal goes from 3+ state to 2+ state। तो ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है तो आराम से जाएगा, नेगेटिव वैल्यू है तो नहीं जाना चाहेगा। अगर हम बात करते हैं कि स्कैंडियम 3+ का स्कैंडियम 2+ में जाने का जो टेंडेंसी है वो कम है, लो पॉजिटिव वैल्यू, ये इसलिए है क्योंकि स्कैंडियम 3+ जो है उसका 3D0 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वो जाना कम चाहता है, ठीक है, इसलिए वैल्यू जो है वो लेस पॉजिटिव है। फिर अगर हम बात करते हैं हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम 3+ टू क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+ क्रोमियम 2+ में एकदम नहीं जाना चाहता है। रीजन इज वेरी क्लियर, 3D5 की स्टेबिलिटी मच ग्रेटर देन 3D4 की स्टेबिलिटी, इसलिए इसमें नहीं जाना चाह रहा, इसलिए वैल्यू हाई नेगेटिव है। सिमिलरली हाई पॉजिटिव वैल्यू Mn3+ Mn2+ में जाना चाहता है, इसलिए हाई पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि 3D4 कॉन्फ़िगरेशन है Mn3+ में और Mn2+ में 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी वी आर एक्सप्लेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लो पॉजिटिव वैल्यू फॉर Fe3+ टू Fe2+, तो Fe3+ में आप देखोगे तो 3D5 है, Fe2+ में अगर देखोगे तो 3D4 है। आपको लगेगा कि Fe3+ से Fe2+ नहीं जाएगा, उतनी आसानी से नहीं जाएगा। हाँ, 3D5 जो है स्टेबल है, जा क्यों रहा है? बिकॉज Fe3+ का हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो हाईली नेगेटिव है, और आपको पता है कि हाईली नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी का मतलब है कि रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट 2+ में भी हाई पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिल रहा है। द रीजन इज इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका रीजन आपको देना पड़ेगा कि कोबाल्ट 3+ का हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से कोबाल्ट 3+ कोबाल्ट 2+ में आसानी से जाना चाहता है और रिडक्शन पोटेंशियल को हाईली पॉजिटिव बनाता है। यही सेम रीजन आप कोबाल्ट के भाई निकल को भी देंगे, कोबाल्ट के लिए जो चीज लगेगा निकल के लिए भी वही चीज लगेगा, बिकॉज दे हैव द सेम रेडियस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी काफी हद तक सेम होगी। हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए होगा? जिंक 3+ से जिंक 2+, बट ऑब्वियस है जिंक 3+ में 3D9 है, जिंक 2+ में 3D10 है, एंड 3D10 हम सभी को पता है कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये स्टेबल होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी और इनॉट वैल्यूज पे कुछ और अगर बात करते हैं तो याद रखना कि 3D सीरीज का जो मेटल है वो बाकी सीरीज के मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर मैं बात करता हूं टाइटेनियम और वैनेडियम का, सब मेंस क्वेश्चन है, टाइटेनियम वैनेडियम पैसिव टुवर्ड्स नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक HCl, लाइक HBr, लाइक HI, ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, पैसिव रहते हैं। कौन? टाइटेनियम एंड वैनेडियम। कब? एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद बेटा ये चार्ट आपको पूरा रट लेना है कि कौन कौन सा हैलाइड्स डिफरेंट मेटल्स का स्टेबल है। टाइटेनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो टाइटेनियम का अगर TiX4 में बात करते हैं तो सब स्टेबल है, ठीक है। TiX3 में बात करते हैं सब स्टेबल है। TiX3 में TiF4 आपको नहीं दिख रहा होगा, TiX3 में TiF4 एग्जिस्ट नहीं करता, ये याद रखना है। वैनेडियम में VF5 स्टेबल है, बाकी कोई स्टेबल नहीं है। VF4 VX4 में
F4 Br4 Cl4 यानी Vi4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, VF3 में सब एग्जिस्ट कर रहा है, VX3 में मतलब सब एग्जिस्ट कर रहा है और VX2 में भी सब एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर क्रोमियम की बात करते हैं तो CrF6 एग्जिस्ट करता है, CrBr6 CrCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, CrF5 एग्जिस्ट करेगा, CrCl5 CrBr5 CrI5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, CrX4 एग्जिस्ट करेगा और सब एग्जिस्ट करेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। X3 में भी सब, X2 में भी सब। मैंगनीज में Mn4 एग्जिस्ट करता है, MnF3 एग्जिस्ट करता है, X2 में ही सब एग्जिस्ट करेगा यानी MnCl4 MnCl3 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। Fe में अगर हम बात करते हैं तो FeX3 मैंने X के ऊपर 1 लिखा है, 1 का मतलब है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, ये X आयोडीन नहीं हो सकता है। FeX2 में फिर ये X सब कुछ हो सकता है। कोबाल्ट में CuF3 एग्जिस्ट करेगा यानी CuCl3 ये सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, CuX2 में X कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर निकल का उसी तरह से NiX2 सारा एग्जिस्ट कर सकता है। कोबाल्ट का CuX2 में 2 लिखा है मतलब CuF2 स्टेबल है, CuCl2 स्टेबल है, CuBr2 स्टेबल नहीं है, CuI2 स्टेबल नहीं है। CuX ऊपर मैंने 3 लिखा है यानी CuCl स्टेबल है, CuBr स्टेबल है, Cui स्टेबल है, CuF स्टेबल नहीं है। फिर अगर हम बात करें एक पॉइंट जो छूट गया था कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो वेनेडियम का भी लो पॉजिटिव है। लो पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, वो हाफ फील्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वेनेडियम 3+ का वेनेडियम 2+ में जाने का है वो कम नेगेटिव है। उसके बाद अगर बात करें कुछ चीजें और आपको याद रखनी है जो डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन या नीट में क्वेश्चन आपको दिखेगा डायरेक्ट एकदम। मेटालिक रेडियस अगर मेटल है, ठीक है, M है यानी कि स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, तो हाईएस्ट किसके लिए है और लोएस्ट किसके लिए है? हाईएस्ट है स्कैंडियम के लिए और लोएस्ट है कोबाल्ट निकल के लिए। अगर मेटल आयन M2+ है जैसे Zn2+ है, Cu2+ है, तो हाईएस्ट है निकल के लिए रेडियस और लोएस्ट है क्रोमियम 2+, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, निकल 2+ के लिए लोएस्ट है और क्रोमियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ के लिए हाईएस्ट है। M3 अगर आयन है यानी कि Cr3+ आयन है, Mn3+ आयन है, तो स्कैंडियम का रेडियस हाईएस्ट है और लोएस्ट किसका है? तो निकल का रेडियस जो है वो लोएस्ट है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सारा जो मैंने लिखा हुआ है सब मेंस का क्वेश्चन है। हाईएस्ट किसका है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? वेनेडियम का। लोएस्ट किसका है? जिंक का। फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में हाईएस्ट कौन है? जिंक। लोएस्ट कौन है? स्कैंडियम। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में हाईएस्ट कौन है? कॉपर। लोएस्ट कौन है? स्कैंडियम। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में हाईएस्ट कौन है? जिंक और लोएस्ट कौन है? स्कैंडियम। तो लोएस्ट सबका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड, तीनों का जो लोएस्ट है वो स्कैंडियम होगा। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड में जिंक हाईएस्ट है और सेकेंड हाईएस्ट जो है वो कॉपर का है। तो ये जो था पूरा डी ब्लॉक का रिवीजन आपने किया एंड इस रिवीजन से अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो नहीं है, बट ये आपके सारे क्वेश्चन करके आपको देगा इन द मेंस एंड द नीट एग्जाम। आई विल गारंटी यू कि दिस वीडियो will make you to attempt every question correctly in very short span of time। तो इस वीडियो से अपने नोट्स बना लीजिए और अगर नोट्स नहीं बनाते तो बार बार इस वीडियो को थोड़ा सा लूप में सुन लीजिए, 1 से 2 बार अगर आपका पढ़ा हुआ है सुनने पे आपको ये चैप्टर का कोई क्वेश्चन डी ब्लॉक का नहीं छूटेगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।